बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच्ची बात SK नियाज़ी के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल हो या मौशी सूरत हाल हो या फिर सैलाब की तबाहकारियाँ, इन सब पर बात करने के लिए, तज्ज़िया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ़ एडिटर रोज़नामा पाकिस्तान, चेयरमैन रोज़ न्यूज़, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और प्रोग्राम सच्ची बात के एंकर पर्सन SK नियाज़ी साहब। सबसे पहले सर को करेंगे खुशामदीद। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और इसके साथ ही आज के टॉपिक की तरफ बढ़ें तो आज के टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान को तौहीन अदालत केस में हाई कोर्ट में आज पेशी थी उनकी, और उस पर जो है अदालत ने उनका जवाब गैर तसली बख्श करार दे दिया और उनको 7 दिनों के लिए दोबारा जो मोहलत दी गई है कि दोबारा जो है वो जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि तहरीरी जवाब से ज़ाती तौर पर उन्हें जो दुख हुआ है वो तो कर रहे थे कि इमरान खान जैसे कि साबिक वज़ीर आज़म हैं और एक लीडर हैं, उनको इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था, कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था, मगर अंदाज़ा हुआ कि उन्हें एहसास नहीं है। और इसके अलावा आपने कहा कि आपको मामले की संगीनी का भी अंदाज़ा होना चाहिए था। इसके साथ ही हम आज बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ बढ़ते हुए हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं और आवाम जो है हमारी इन हालात से, क़यामत खेज़ हालात से गुजर रही है और सड़कों पर वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। और अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हुकूमत वक्त जो है नहीं पहुँच पा रही। डेफिनेटली ऐसे हालात हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत वक्त क्योंकि आवाम की माँ का किरदार अदा करती है, तो इसलिए उनको चाहिए जो भी वसाइल है उनको बरूए कार लाएँ और वहाँ तक पहुँचे। इसके साथ ही हम बात करेंगे अफवाज पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। तो बताइएगा सर, ये जो मामला सारे चार हैं आज का जो आपने सूरत हाल देखी। जनरल साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनरल साहब हमारा मुल्क बड़ी मुश्किलात में है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत हालात ख़राब हैं और अफवाज पाकिस्तान तो बिल्कुल लगी हुई है। और जहाँ जो मेहनत हमेशा ज़ल्ज़ला हो, बारिश हो, सैलाब हो, कुछ भी हो, वो फ़ौज तो करती है, लेकिन सिविल को भी करना चाहिए। और मेरा ट्रस्ट है, SKN ट्रस्ट है, जो सेल्फ़ सपोर्टिंग ट्रस्ट है, हमने कोई 20 ट्रक भेजे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजे, लेकिन लम्हे फ़िक्रिया ये है कि बहुत सारे इलाक़ों में अभी तक कोई लोगों की रसाई नहीं है और ना हुकूमत पहुंची है और कहीं ना कहीं तो फ़ौज भी नहीं पहुंच सकी, जहां बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और उनके जो गांव हैं, उनके गांवों के ऊपर से पानी गुज़र गया है, यानी उनके घरों में लोग थे और उसके ऊपर से पानी गुज़र गया है। तो इसको कैसे हालात को देखते हैं कि किस तरह हमें, हमारी आवाम को, हमारे लोगों को इसके उठ खड़ा होना चाहिए और किस तरह इसकी जिस तरह हो सके मदद करें। जी बहुत शुक्रिया जी। ये तो खैर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मेरा ख्याल 30 साल रिकॉर्ड टूटा है और बहुत बड़ी आफत जो है वो पाकिस्तान पर आई है। अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए, हमें माफ़ करे और जो हमसे गलतियाँ हुई हैं। लेकिन ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और इस किस्म के हालात से निपटने के लिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो उस मुस्तदी के साथ नहीं उन्होंने एक्ट किया। देर लगी या उनको एहसास नहीं हुआ कि कितनी बड़ी आफत या ये चीज़ आ रही है। कहीं कहीं बहुत अच्छे आपने देखा होगा मसाले भी हैं, जैसे वो जो नौशहरा की DC हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने जानफशानी से काम किया, तो अच्छी मिसालें भी हैं। लेकिन ओवरऑल आप जो डेरा गाजी खान के DC ने बड़ा अच्छा काम किया, डेरा गाजी बड़े लोगों ने किया, तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आफत ही इतनी बड़ी है कि शायद मैं इसमें किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने ये ज़रूर देख लिया होगा कि जो अवाम है उनका एतमाद किस पर है और किस पर नहीं है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जो लोगों का ख्याल था कि जी फ़ौज से कुछ अवाम का एक हिस्सा मुतनफ़र हो गया है, आपने देखा कि जिस तरीके से फ़ौज की दोबारा पजीराई हुई है और जिस तरीके से फ़ौज सबकी मदद के लिए पहुंची है, तो वो इम्प्रेशन ज़ाहिर हो गया है कि ठीक है, वो किसी के दिल में अगर कुछ था तो वो भी ख़त्म हो गया है और फ़ौज के साथ फिर अवाम खड़े, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि किस तरीके से जवान अपने राशन का हिस्सा काट कर भी और सुबह शाम अपनी नींदें भी ख़त्म करके उनके पहुँचते हैं। और कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं, जैसे आपने अपनी तंजीम का जिक्र किया, आपको पता है खिदमत ट्रस्ट है, और भी लोग हैं जो कि इस किस्म के काम कर रहे हैं, जिस पर हमें उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है। और आपने देखा होगा मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर मदद की है
जिसने भी कहा है कि जी हम जा रहे हैं इस काम के लिए, आपने देखा होगा कि लोगों ने अपना जो कुछ उनके बस में था दिया है, तो ये पाकिस्तान को संभाल रहा है अगर सही मानों में देखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आइंदा के लिए हमारा जो वार्निंग सिस्टम है बेहतर होना चाहिए। और अब तो बहुत बड़ा सानिया नारी साहब आगे आ रहा है, क्योंकि जब इनकी रिहेबिलिटेशन आएगी, क्योंकि अब तो हर चीज़ नहीं, तबाह हो गई। ये तो पहला फेज है ना चंद साहब। अभी फिर इनके घर बनाएंगे, कहाँ ये बेचारे रहेंगे, कितने रहेंगे, किस तरह रहेंगे। अब आज हमने बहुत सारे कैंप खरीदे कि कैंपों में कितना अरसा रहेंगे, इनकी फिर कंस्ट्रक्शन होगी, फिर उसमें जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, क्या बड़ा बड़ा बड़ी जी सोच का। 5 से 10 साल का प्रोजेक्ट है ये कम से कम। वो भी अगर आप लगातार नमाक के साथ ये काम करें, और हमें इस चीज़ पर भी गौर करना चाहिए कि ठीक है क्लाइमेटिक चेंज है पूरी दुनिया की, लेकिन हमने कुछ ना कुछ तो इस सिलसिले में सोचना है ना कि जब पानी ज़्यादा आ जाए तो फिर इसका क्या तरीका है, निकासी का क्या तरीका है, डैम्स कहाँ पर बनने चाहिए, कितने बनने चाहिए। तो मेरा ख्याल वो जो लोग डैम्स की मुखालफत करते थे, अब कम से कम उनको खामोश हो जाना चाहिए। और ये काला बाग डैम और इस किस्म के डैम जिनकी ज़रूरत है कि पानी को रोकें और रेगुलेट करें, इसके बारे में पूरी कौम को मेरा ख्याल है कि अब यकजा होना चाहिए। वो तो मेरा ख्याल है कौम तो यकजा नहीं हो सकती किसी मामले में। अगर कौम यकजा हो जाए तो ये जो इमरान ने उस दिन टेलीथॉन में 5 अरब के कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, तो चलो इमरान को और किसी चीज़ में एक्सेप्ट न करें आप लोग, लेकिन ये है कि पैसे इकट्ठे करने के लिए तो इसको आगे कर दें ना, कि लोगों के लिए, गरीबों के लिए पैसे, उसको उसका फ़न है, जो भी है गलत है ठीक है, मैं उसका फ़न है, उसको ओवरसीज़ को एक्टिव करे और उसी को गवर्नमेंट इकट्ठी हो जाए, उसी को रिक्वेस्ट करें कि यार नवाज शरीफ को तो कोई नहीं देगा, जरदारी को कोई नहीं देगा, तुम पैसे इकट्ठे करो। और तो उसको पैसे कलेक्टिव मैन कर देने के, कलेक्शन मैन पैसे। जी असल में वो फन नहीं है, बल्कि आप यूँ समझें कि लोगों को इतबार है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि पहले जो भी पैसे इकट्ठे हुए जिस तरीके से उसने खर्च किए लोगों ने देखा है, तो इतबार वाली बात है। दूसरी बात ये आपको पता है कि इमरान खान और जिन चीज़ों में घिरे हुए हैं वो भी तो उसकी तरफ भी तो तवज्जो देनी है ना। तो बहरहाल नहीं, मेरा मकसद ये है कि कौम इस मामले में यकजा हो जाए, फंड कलेक्टर उसको बना दें और इस मामले में उसको आगे करें। वो बहुत ज़्यादा फंड्स इकट्ठे कर सकता है और बेशक उस फंड को आप ऑडिट के ज़रिए चेक करते रहें और जहां वो खर्च करता है पब्लिक के उसके लिए, लेकिन इसमें उसकी मदद करें। तो मेरा ख्याल है फ्लड में काफ़ी जो है ना, हम इस मकसद काफ़ी रिलीफ हो सकता है किसी पॉइंट तक, क्योंकि एक ओवरसीज देना चाहते हैं, वो उसको देना चाहते हैं। जिस तरह अभी आपने फरमाया कि अफवाज पाकिस्तान को लोग पैसे देंगे, गवर्नमेंटों को नहीं देंगे, अवाम जो है ना अफवाज पाकिस्तान को देगी, औरों को नहीं देगी। इसी तरह जो ओवरसीज़ हैं वो इमरान को देंगे, गवर्नमेंट को नहीं देंगे। या एक लम्हे फिक्री है क्यों नहीं है, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ता, लेकिन ये है तो हमें इन सारी चीज़ों से मिल के फ़ायदा उठाना चाहिए। जी इसमें तो कोई शक नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये तो ऐसा मौका है कि हम हर चीज़ भूल कर भी ये कौम का ये जो जिस मुसीबत से गुजर रही है, क्योंकि देखें आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूब गया, जिसका मतलब ये कि आधे लोग तो कम से कम अफेक्ट हो गए उससे, और ज़्यादातर गरीब लोग हुए। और इनके आफ्टर इफेक्ट का सोचें तो खौफ आता है ना। आफ्टर इफेक्ट सोचें, देखें ना जनरल साहब, कई बीमारियों के शिकार होंगे, कई किस्म की बीमारियां होंगी, कोई समझ नहीं आती कि इन बेचारों का बनेगा क्या। जी खाने पीने की चीज़ों की कमी होगी, क्योंकि बहुत फसलें तबाह हो गई, जानवर जो है ना वो बह गए, आपका जो दूध का निज़ाम जो है वो सारा अपसेट हो गया। तो आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ अभी सामने आया है, कुछ अभी आने वाले दिनों में सामने आएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अभी अगर ये जो चपकलिश है, ये जो रस्साकशी है पॉलिटिकल, इसमें कुछ कमी लानी चाहिए, और इसमें जिन लोगों ने कोई किरदार अदा करना है, जो कर सकते हैं, उनको वो किरदार अदा करना चाहिए और आपस की रंजिशें दूर करनी चाहिए। और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ आपसे कि एक मुकम्मल यकजहती के साथ हम इस आफत को से नबरदमा हो सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हमने अपनी सियासत न छोड़ी तो हालात और बदतर होते जाएंगे, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। और आज मेरा ख्याल है ये भी वो डेट तो हो गई है, जो अच्छी बात है वो मेरा ख्याल है उसको इमरान की अगर कोई गलत बात है इमरान खान ने की है तो वो अदालत से माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
और इस इशू को भी ख़त्म होना चाहिए। अदालतें देख रही हैं कि मुल्क हमारा घिरा हुआ है किस अजाब में है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये पहले ही फेज़ में हो जाना चाहिए था। पता नहीं लोगों को कैसे एडवाइस किया जो इनकी लीगल टीम थी इमरान खान को। और देखें, हमेशा प्रेसिडेंस आपके ज़हन में होना चाहिए कि पहले जब लोग गए हैं अदालतों के सामने इस मामले में, तो फिर कैसे उन्होंने, जिनकी जान छूटी कैसे छूटी, जिनकी नहीं छूटी क्यों नहीं छूटी। तो भी अदालतें, ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी के साथ एक तरीके से पेश आएँ, दूसरों के साथ दूसरे तरीके से पेश आएँ, सब कुछ लोग देख रहे होते हैं। तो मेरा अपना भी यही ख्याल था कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए थी, और जिसको कहते हैं एट दी मर्सी ऑफ कोर्ट अपने आप को छोड़ देते तो आज ये मसला हल हो जाता। आज ही बिल्कुल बिल्कुल मैंने दिन को भी यही बात की है, पेपर पे वैसे ट्वीट भी यही किया है कि आज ही इसको ख़त्म होना चाहिए। एनी हो हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाए, और उनको मशवरा दे कि भाई ये जो है इमरान खान को ये जो है ना बिल्कुल उन पे अदालत पे छोड़ना चाहिए। और अदालत भी समझती है कि ये हालात, ये वाक़यात इस तरह नहीं है, क्योंकि वो कुदरती मामलात की ख़राबी की वजह, वो सैलाब की वजह से इतने हालात ख़राब हैं कि इमरान की लोगों को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है इमरान की, कि इमरान को आगे ला के हम फंड्स इकट्ठे करें और ओवरसीज़ जो भी है उन पे एतमाद करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी खान साहब। जी जनाब जनाब, जो अफवाज पाकिस्तान जो काम कर रही है, जो हमारे फ़ौजी जवान काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ मेरा ख्याल है मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा बाजवा साहब को भी कि वो भी हर फील्ड में हर जगह पे पहुंचे होते हैं। सवात गए हैं, जनूबी पंजाब गए हैं, बलूचिस्तान गए हैं। तो ये भी कमांडर का हर जगह पे पहुंचना जो फ़ौज उससे इनकरेज होती है। जी, इसमें कोई शक नहीं। और ये पाकिस्तानी फ़ौज का तो इम्तियाज़ है नबी साहब कि जो भी काम फ़ौज करती है कमांडर हमेशा सबसे आगे होता है। अगर एक बटालियन कहीं एम्प्लॉय हो रही है तो आप देखेंगे जो कमांडिंग ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कर्नल, वो सबसे आगे चलता है। इसी तरीके से चूँकि पूरी फ़ौज इस काम पे लगी हुई है, तो जो फ़ौज के सरबराह हैं, आर्मी चीफ, आप उनको हर जगह देखेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी कोई नुकसानात होते हैं, हमारी शहादतें होती हैं, तो आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के आला अफसरान समेत बड़े सीनियर अफसरान शहादत नोश फरमाते हैं, और अफसरों की तादाद जवानों के मुकाबले में जो उनका रेशियो है वो दुनिया का बुलंद तरीन है। हर 8 से 9 जवान सिपाहियों के साथ एक अफसर शहीद होता है। तो ये तो इम्तियाज़ है पाकिस्तानी फ़ौज का, और इसीलिए पाकिस्तानी फ़ौज अपनी बहादुरी की वजह से और अपनी लीडरशिप की वजह से पूरी दुनिया में मानी जाती है। वो जनरल साहब, ये हमारा तो 2 जर्नैल हाजिर सर्विस मियां वाली के न्याजी जो है ना इस दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए। जी, इसमें कोई शक नहीं। और लेफ्टिनेंट जनरल तकरीबन 3 याद पड़ता है शहीद हो चुके हैं। मेजर जनरल भी 2 से 3 शहीद हो चुके हैं, और ब्रिगेडियर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल तो बेशुमार हैं। तो इतने सीनियर ऑफिसर्स जब किसी फ़ौज की कमान में आगे हों तो इस किस्म की शहादतें जो हैं वो पेश आती हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज का ये ख़ास कर बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है। और यही वजह है कि बावजूद इसके कि हमने बहुत बड़ी मुसीबतें हमारे ऊपर नाज़िल हुई, जैसे अभी ये हाल ही में जो टेरर की जंग थी, ये पाकिस्तानी फ़ौज ही है। पूरी दुनिया में आप किसी और फ़ौज का मिसाल नहीं आज दे सकते कि जिसने इतनी बड़ी जंग टेररिज्म के ख़िलाफ़ जीती हो। गो कि वो फिर थोड़ा बहुत शोशा उठता रहता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर एक दफ़ा तो उनकी बेखुनी हो गई है। और ये लोग बड़ी अजीब बातें करते हैं। आपने चूँकि बात की है तो मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा करें सर, करें। हाँ जी, देखें 48 से लेकर जब 48 में शुरू हुई, अब ये हुई कश्मीर की जंग, तो मुजाहिदीन भी थे, बाद में पीछे फ़ौज शामिल होगी। वो जंग हमने जीती, क्योंकि अब वहाँ से ये जो कश्मीर आज हमारे पास है, गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास है, ये मलेशिया वालों ने और मुजाहिदीन ने और फ़ौज ने ये सारा करवाया। उसके बाद आपको पता रन ऑफ कच्छ का मामला पेश आया, वहाँ पर भी हमारी जीत हुई। 65 में लोगों को मालूम नहीं है कि 5 या 6 दिन के बाद एक जहाज़ नहीं उड़ सकता था हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान की नेवी ने द्वारका में 200 मील अंदर जाके उनको मारा था। और हिंदुस्तान जिसने ऐलान कर दिया था कि लाहौर पे हमने कब्जा कर लिया है, उसको BRB पर रोक दिया गया था। सियालकोट से वो वज़ीराबाद रेलवे लाइन तक आना चाहते थे, उनको सियालकोट के मज़ाफ़ात में रोक दिया गया था। तो और ये जो सियाचिन में अगर हमें वापस जाने पर जोर ना दिया जाता और ये पूरा
अमेरिका और ये ना कहते तो हम वो जंग भी तकरीबन जीत चुके थे। अभी हाल ही में जो हमारी एयरफोर्स ने उनको मजा चखाया वो आपके सामने है। तो ये जो लोग बातें करते हैं ना, ये हमारी फौज ने कौन सी जंग जीती और क्या किया, ठीक है 1971 का मामला बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हारा है, वो एक पोलिटिको मिलिट्री डिफीट थी, उसको आज हम डिस्कस नहीं करते। तो पाकिस्तानी फौज ने हमेशा अपने से कई गुना बड़ी ताकत के सामने जो है अपने आप का लोहा मनवाया। और ये जो अभी जिस जंग का मैं जिक्र कर रहा था टेररिज्म के खिलाफ, ये बड़ी एक भयानक किस्म की जंग थी जिसके पीछे बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, लेकिन तब वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से उसमें हम सुरखरू हुए। और फिर आपने देखा है चाहे कोई जल्जले आए, सैलाब आए, फौज जान फशानी से काम करती है और किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं जताती, लोगों के साथ घुल मिल के रहती है। तो कौम और फौज का रब्त जो है एक इस तरीके का है कि जैसे दो कालब यकजान होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बात थोड़ा इम्तियाज़ है हमारा, और इंशाल्लाह यही चीज़ है जो हमें हमेशा पहले भी लेकिन IMF से कर्जा लेना हो तो फिर भी फौज को टेलीफोन करना पड़ता है। जी, वो ये तो खैर आपको पता है कि जैसे पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी होती है। तो हमारी फौज के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, टर्की के साथ और मुल्कों के साथ, अमेरिका वगैरह के साथ भी। वो लोग इत्मीनान करते हैं, फौज पे लोग इत्मीनान करते हैं, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ये दुरुस्त बात कह रहे हैं। अभी भी अगर आप वो साफ है कि फौज इस चीज को जताना नहीं चाहती। अगर आप ये देखेंगे फौज के अकाउंट में कितने पैसे गए हैं और बाकी अकाउंट्स में कितने पैसे गए हैं, तो मेरा ख्याल सिवाय इमरान खान के और सिवाय फौज पाकिस्तान के आपको किसी अकाउंट में इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने लोग दे रहे हैं। तो ये इतबार की बात है फौज पाकिस्तान के ऊपर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो जनरल साहब इसको हम ये कहें कि भाई इमरान खान और अफवाज पाकिस्तान एक चीज़ है। जी, अगर एक चीज़ इस वक्त नहीं है, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूँगा, लेकिन अगर ये एक हो जाएं कम अज़ कम नेशनल मामलात में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, और बाकी भी मैं तो कहता हूँ साथ मिल जाए, कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल रॉकेट की तरह जो है ना टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। हाँ। इमरान खान साहब को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और बोलने चालने पे कुछ थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, और अपनी टीम को देखना होगा एक दफ़ा। जी, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, मैंने उनको यही बात कही थी कि देखिए आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर ज़रा नज़र दौड़ाइए। ये लोग आपको जहाँ पर आज लाकर इन्होंने खड़ा किया है, अगर इन्हीं लोगों पर आपने इत्मीनान किया तो फिर दोबारा आपको यही लाके खड़ा कर दें। जनरल साहब, ये अदारे हैं तो हम हैं, और अदारे अभी देख रहे हैं कि जहाँ फ़ौज होती है, मैं तो पिंडी में आज तक रहता हूँ और इस्लामाबाद ही छोड़ के नहीं आया, मेरी फ़ौजी बैकग्राउंड है, मैं ही एक फैमिली से हूँ सिविलियन, और मैं आप जहाँ फ़ौज पहुँचती है ना वहाँ कोई नहीं पहुँचता। हमें अदारों का मैंने ही किया है उसको 2-3 दफ़ा व्हाट्सएप, कि वो एहतराम बड़ा ज़रूरी है, अदारों का एहतराम बड़ा ज़रूरी है। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, और ये बैकबोन है, आपने समझे, रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान के लिए। इसको कमज़ोर करना किसी भी तरीके से कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। और ये आपको पता नहीं, आपने सुना होगा, मैं 1-2 दफ़ा जब भी गया हूँ, मैंने जब भी तकरीर की इमरान खान साहब के सामने, हमेशा मैंने ये बात कही है कि ये जो काम आपके नौजवान कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इसको आप कंट्रोल करें, क्योंकि कोई भी फ़ौज अवाम की मदद के बगैर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकती, और फ़ौज अवाम में से है। लिहाजा इसके साथ यकजहती का आधार रखना, इसके साथ हमेशा जुड़ के रहना बहुत ही ज़रूरी है। और इमरान खान साहब को मैं फिर अपील करूँगा आज कि मेहरबानी करके इस चीज़ को ज़हन में रखें कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए। कोई शिकायत हैं तो अलग से उनसे बात की जा सकती है, किसी फोरम पे बात की जा सकती है, इसको आप बाहर नहीं ला सकते, इसको आप दुश्मनों के हवाले अपनी गुफ्तगू को नहीं कर सकते। मुझे किसी ने कहा कि वो जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं कि रह रहे हैं, मैं कहा देखो जी वो पता नहीं रहते हैं या जाते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, वो उनको ही पता होगा। लेकिन ये मुझे पता है कि नवाज़ शरीफ वगैरह ये कहते हैं अकेले न जाना हमें छोड़ के इमरान के आगे। लेकिन जी मुख्तसर बात ये है कि फ़ौज एक अदारा है, और अदारे जो हैं इसमें कोई शक नहीं कि जो लीडर होता है उसकी पॉलिसी बड़ा अफेक्ट करती है, लेकिन अदारे मजबूत ही रहते हैं, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। बड़े बड़े जर्नैल आए हैं, बड़े बड़े जर्नैल गए हैं,
कुछ के मतलब लोगों के ख्यालात अच्छे नहीं थे, कुछ के मतलब ख्यालात अच्छे थे, लेकिन फौज एज इंस्टीट्यूशन आपने देखा है कि हमेशा कौम के साथ जनरल खड़ी साहब, है, कौम के साथ खड़ी है। मेरा जिस तरह आपने फरमाया है ना कि मेरा सिविल का ही बहुत तजर्बा है, मेरे बिजनेसेस भी हैं, मेरे 4 अखबार हैं, मैं आपको ये नहीं आप सामने है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जिस तरह हमारा अभी भी हमारा फ़ौज का अदारा है वो सारे अदारों से सुपीरियर है। अभी हाँ भी जी, वहाँ शुक्र पे है। लिहाज भी है, कानून की पासदारी भी है, डर खौफ भी है। सिविल में तो बिल्कुल डर खौफ ख़त्म हो गया। इमरान साहब की दौर में भी डर खौफ, उसके इर्द गिर्द के लोग इतनी करप्शन करते थे जिसकी इंतहा नहीं थी। अभी भी जी कोई बल्कि अभी भी कोई डर खौफ नहीं है, अभी भी बिल्कुल हर बंदा जी, जो मैं तो बल्कि ये समझता हूँ न्याजी साहब कि बाकी इदारों को फौज से सीखना चाहिए, और जिस तरीके से ये एक मेरिट पे काम करता है इदारा, इसी तरीके से अगर आप मेरिट अच्छा नहीं, एक और ब्यूरोक्रेसी में। सर एक और मज़े की बात बताएं कि आप इमरान को आप भी बताएं, आपकी जय भाई, अदारों से काम लें, इस फ़ौज से काम लें, एजुकेशन के मामले में काम लें, जहाँ फुर्सत मिलती है उनको उनको कंस्ट्रक्शन के मकसद बजाय कि उसको वो आपका अदारा है, वो एक हिस्सा है, उनसे काम लें मुल्क की बेहतरी के लिए। जितना मुल्क को बेहतर जी बना सकते हैं ना, तो उनसे काम लेके बेहतर बनाएं। तो आप ठीक कह रहे हैं। ये शारा रेशम आप देख लेना, शारा हाँ रेशम एक मिसाल है हाँ कि वहां पर कोई वो कट नहीं लगा सकता था, इतनी हाइट पे कोई नहीं जा सकता था। फौज ने एक मोजज़ा जो है आपको करके दिखा दिया। हाँ ऐसे अब और मोजज़े भी फौज के हाथ से करवा सकते हैं अगर अच्छे तरीके से इनके साथ जुड़कर रहा जाए, इसमें कोई शक नहीं। जनरल साहब हमारे साथ हैं, अमानुल्लाह कंजवानी साहब ये हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, और हम आज इनसे पूछते हैं कि कुछ तवक्को हमें लगी है कि इमरान खान की माफ़ी हो जाएगी जो तारीख मिली है। क्यों अमानुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर, मेहरबानी। जनरल साहब आपका क्या प्रिसाइज सवाल क्या है आपका? जनरल साहब हमारे साथ हैं, मैं कह रहा हूँ अमानुल्लाह साहब ये बता सकते हैं कि आज जो तारीख पड़ी है 8 सितंबर, वो उससे लगता ये है कि इमरान की माफ़ी हो जाएगी। सर देखिए, ये हमारा कानूनी जो इस्तिलाह है और जो चीफ साहब ने भी इस्तेमाल की है, कंटेम्प्ट का जो कानून है वो इट्स बिटवीन कोर्ट एंड कंटेम्नर। इसमें तीसरा फरीक कोई नहीं होता और ना कोई बोल सकता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उनका इज्जत और एहतराम, अगर ये एहतराम निकल जाए तो उसके बाद जंगल का कानून बन जाता है। तो जंगल के कानून तो कोई भी नहीं चाहेगा। उस एहतराम के बरकरार रखने के लिए हमेशा अदालतें वो लीनियंट व्यू लेते हैं, वो कभी अपने ज़ात को या अपने इदारे को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज तक देखें, बहुत कम लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा हुई है। जो सर अकड़ता है तो उसको फिर काटना पड़ता है, तो अकड़ता है। जो झुकता है तो लामाला, तो उसको जो है वो फिर उस तरह का बिहेव किया जाता है उसके साथ। अब अगर इमरान खान साहब अपने सर अकड़ता है तो लामाला उसके कानून में गुंजाइश है। आपने 49 सेकंड के लिए सजा हुए थे यूसुफ गिलानी साहब, तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। तो अब अगर वो अकड़े तो इसका मतलब है वो अदालत को चैलेंज कर रहा है। तो जो हमारी मिसालें हैं उसके अंदर 3-4 MNA दूसरे भी इस तरह जो है सजा हुए, और इसके अंदर जो है बाबा रवान साहब का जो है लाइसेंस भी सस्पेंड हो चुका था इसे अदालत के ऊपर सत्ता करने पर। ये सारी चीजें क्रिस्टल्स मौजूद है। आवाज में गड़बड़ है, पता नहीं ट्रक से। हाँ जी सर। तो अगर सर वो माफी मांगते हैं अनकंडीशनल, तो फिर जो माफी मिल सकती है। नहीं, मेरा ख्याल है माफ़ी मांग लेंगे अमानुल्लाह साहब। अनक्वालिफाइड रहेगा फिर उसको माफी मिलनी चाहिए, फिर हम भी कहेंगे। जो बंदा अपनी गलती को तस्लीम करे, और इसके बाद अदालतें हमेशा हार्श नहीं होती हैं, वो सजा के लिए नहीं होती हैं, वो सिर्फ अपने एहतराम को बरकरार रखने के लिए, लोगों के एतमाद को बहाल रखने के लिए ये इकदाम करते हैं। कभी कंटेम्प्ट के जरिए किसी को सजा देना मकसूद नहीं होता है, अदालत के डेकोरम को मेंटेन कराना होता है। नहीं, मेरा ख्याल है माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन अमानुल्लाह साहब, अभी ये जो है ना, ये अमानुल्लाह अपना इसने इमरान खान ने 5 अरब इकट्ठा किया है,
और 6 घंटों में, तो इसकी कौम को ज़रूरत भी है इमरान खान की। तो अल्लाह न करे सर उसको फांसी तो नहीं दी जा रही है। भुट्टो को तो फांसी दी गई थी, 7 जजों में से 4 जजों ने, 3 ने तो माना नहीं था, नहीं, चौथे ने फांसी तस्लीम न दे, किया। फांसी तो उस तरफ इमरान खान कोई खुदा तो नहीं है। हाँ। अगर सजा मिलती है तो कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। नहीं, वो अवल मैं तो 5 अरब पता नहीं, मैं सियासी तो नहीं हूँ, मगर जो कुछ मैंने सोशल मीडिया में देखा है, जो ऐलानात हुए, पता चला उनके मोबाइल नंबर भी बंद है। वो तो पता नहीं जब आएंगे कैसे इस्तेमाल होंगे, वो सियासी इशू है। नहीं, मगर पैसे, मैं किसी के तकद्दुस का कायल नहीं हूँ। नहीं, दोस्तों पैसे को आए अदालती सजा के बाद इस मुल्क में कोई मुकद्दस कायल नहीं है। नहीं, अमानुल्लाह साहब, 3 पैसे दफा आए। जलावतन हुआ है, वो भी पॉपुलर था, 2/3 मेजॉरिटी वाला था। ये जब मुकद्दस करके पेश करते हैं, ये हम कम से कम बतौर पाकिस्तानी शहरी मेरी इंसल्ट है। मैं कहता हूँ सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, जो भी कानून है सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम भी कहते हैं सबके लिए बराबर हो, लेकिन बराबर हो तो ना। नहीं है तो हम बात तो करेंगे, हम तो किसी के गुलाम नहीं है। हम ना इमरान खान के गुलाम है, न किसी लाडले के गुलाम है, न किसी इदारे के गुलाम है जिन्होंने लाडला बनाया है। हम अपनी बात करेंगे, लाडला बनाया भी भुगते, सजा देते नहीं देते और बात है, जुर्म उन्हीं का है जिन्होंने उसको लाडला बनाया है। अच्छा, लाडला किसने बनाया है अमानुल्लाह साहब? आप क्यों नहीं समझते उसको? 10 का इलेक्शन आप भूल गए, वो धुंध भूल गए। वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन का भूल गए। वो वाज़ेह नजर आते, हम हमारा बोल नहीं सकते, हमारे अंदर वो अच्छा ये अभी आपसे मैंने नई बात सुनी है ना, ये बड़े इसको दोबारा डिस्कस करें थोड़ा मेरे से, कि को टेलीफोन कॉल्स की गई हैं, तो टेलीफोन आगे लोगों ने जिन्होंने फंड्स अनाउंस किए नहीं मिले। मुझे तो यही सोशल मीडिया की बात है, हो सकता है गलत हो, अच्छी बात है। मैं तो कहूँ अल्लाह करे कोई पसरूर न हो। मगर एक बात ये भी चल रही है सोशल मीडिया में कि जनाब जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं, प्लेज किए हैं, उनमें से एक बंदा 10 करोड़ का किया है तो उसका मोबाइल नंबर बंद चला जा रहा था। ये अभी मिले तो नहीं है ना, सबने वादे किए, वो वादा ही क्या जो वफा, अल्लाह कर मिले। मेरी दुआ है इससे ज्यादा मिले। इमरान खान को क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कौम मुसीबत में है, उसको एक एक पाई की जरूरत है। इमरान खान साहब ने अगर ये काम किए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम अब्दुल ईदी को अप्रिशिएट करते हैं तो इमरान खान को इससे ज्यादा होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर है, उसकी से है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर पैसे मिले बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा मिलने चाहिए। नहीं, लेकिन मकसद है, चलो कोई अगर 5 अरब नहीं 4 अरब ही मिल जाए तो बड़ी चीज़ है। सारा कुछ भी मिल जाए इस वक्त तो कहते हैं डूबते को तेंचे का सहारा, जितना मिलता है बड़ी बात है। अल्लाह तुमको खुश रखे, अल्लाह ताला जिन लोगों ने मदद किया उनको भी खुश रखे। जमाइमा ने भी अपील की है कल खिदमत को दे दे फाउंडेशन को, इतना हर एक अपील कर रहा है, तो अच्छी बात है। हामी अमानुल्लाह साहब, आपके यहाँ भी 10 गाड़ियाँ भेजी हैं बलूचिस्तान में ही, हमारे ट्रस्ट ने, एसकेएन ट्रस्ट ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सर, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे। जनरल साहब भी साथ हैं, जनरल साहब भी साथ हैं अमानुल्लाह साहब, जनरल साहब, जनरल लोधी साहब। जी मैं जनरल लोधी बोल रहा हूँ। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो मोहतरम अमानुल्लाह साहब जो बातचीत कर रहे हैं वो बिल्कुल बैलेंस बात है, और वो हक की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं उनकी तायद करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। जो वो इशारे कर रहे हैं कि वो लाने वाले और ले जाने वाले, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं ना समझ सकूं या आप ना समझ सकें, वो बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जब तक हम ये बात ना समझ जाएं कि सबको जिसका काम उसी को साजे, सब अपने अपने काम करें, अच्छे तरीके से करें, एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाना बंद करें, और शफाफ इंतखाबात हों, और आगे चल और इंतखाब होते चले जाएं, और शफाफ रहें, और इंसाफ के साथ आगे चलें, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग इतने बुरे नहीं हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईटी के एक्सपर्ट, इवन हमारे लॉयर्स जो इंटरनेशनल लॉ से डील करते हैं, वो अपने आप को हर जगह मनवाते हैं। तो पाकिस्तान जनरल साहब की कमी नहीं है। जनरल साहब, बात यह है कि शफाफ इंकशाफ इलेक्शंस तो या इंतखाबात तो 71 के भी शफाफ नहीं थे, तो शफाफ कब होंगे? हमारी ज़िंदगी में तो नज़र नहीं आता। जी देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इंतखाबात होते रहें, और जिस तरीके से अभी अवेयर हैं लोग, अभी आप देखिए ना कि जब ज़रा भी कोई अपनी जगह से हिलता है तो कितने लोग आवाज़ उठाने लगते हैं। तो इसका मतलब लोगों में वो जान पैदा हो गई है, अपनी आवाज़ को उठाने लगे हैं,
सच बोलने लगे हैं और घबराना कम घबराहट है पहले के मुकाबले में। यही चीज़ जब कौम में पैदा हो जाती है तो कौमें आगे चल पड़ती हैं। मुझे नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कि हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि इसके बाद अभी आगे जाने का जो है वो टाइम आ गया है। और अब आप देखेंगे कि उस किस्म की धांधलियाँ नहीं हो पाएंगी जैसे पहले हुआ करती थी, और कोई इदारा उस किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर सकेगा जैसे पहले हुआ करती थी। ये मेरा जो मैं देख रहा हूँ चीज़ों को मुझे नजर आ रहा है जी। क्यों अमानुल्लाह साहब, ये ठीक बात है जनरल साहब जो कह रहे हैं, मुझे तो मुश्किल नज़र आता है। नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए सर। हमें अपने कौम पर भी भरोसा है, हमें इदारों पर भी भरोसा है, हमें अपनी अदालतों पर भी भरोसा है, क्योंकि कोई भी बुरा नहीं है। ज़ाहिर है कुछ वक्त कोई गलती अगर हुई है उसको दुरुस्त किया जाए, तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए और इस कौम पर भरोसा किया जाए। जैसा फैसला करेंगे उसके नतीजे में अगर कोई गलत फैसला किया तो ये कौम भुगतेगी। तो ये ज़रूर है कि इलेक्शन जो है वो जो मुदाखलत है किसी जगह से भी, इसमें कोई शक नहीं है कि 2018 के इलेक्शन जो थे जिस तरीके से हुए हैं वो बहुत ज्यादा महसूस नहीं है किसी तबके। अभी तो मेरा ख्याल है इलेक्शन को, हर चीज को भूल के हमें, अभी तो इलेक्शन का वक्त नहीं है सर। अभी तो हमें जो भाई जो लोग हमारे मुतासरीन हैं उसके सारों को एक होके, एक यकजान होके सारों की बिल्कुल इस वक्त सर बात ही नहीं करनी चाहिए। दूसरी सवाल इसके कि इन लोगों को बहाल किया जाए। सर मैं आपके तवज्जो से याद करूंगा, ये जो लोग रोडों पे पड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ आज आपके तवज्जो से सबको तवज्जो देनी चाहिए। इन लोगों को वहां से उठाएं रोडों से। अगर आपने अफगान खैमा बस्तियां बसाई थी एक जमाने में, तो आज इनके लिए नए खैमा बस्तियां बसाएं, महफूज जगह उनको फराहम करें, खुराक अद्वियात उसको मौके पर पहुंचाएं। ये रोड पर तो अभी जो है लोग हैजे से मर रहे हैं, लोग मुख्तलिफ बीमारियों से मरेंगे, बच्चे पोत हो रहे हैं, पानी नहीं है, रास्ते नहीं है। ये अमानुल्लाह साहब आज मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है और चीफ को भी मैंने उनको वहां से उठाकर भेजा है, चीफ साहब को ही, आर्मी चीफ साहब को ही। वो जो है ना, देखें प्रॉब्लम ये है कि ये जो बात कर रहे हैं ना, वो जनरल साहब से पहले मैं बात कर रहा कि जो बीमारियां है ना, बीमारी वो हर बंदा बीमार है और रोड पे बैठे होंगे। उनका ये आप ना सोचें कि 10 दिनों में उनका घर बन जाएगा। 10 दिनों में तो ज़मीन का एरा खोदना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो लगेगा साल 2 साल उनको आबाद करना लगेगा। उनके खैमों के एक शहर बनाए। ये बड़ी पायदार आपने मिसाल दिया है कि अफगान क्यों जनरल साहब, जब अफगानी आए थे तो खैमों के खैमे लग गए थे और वो 2-2 4-4 से 10-10 साल बैठे रहे थे। तो इस तरह हमें खैमों की बस्तियां बनाने का शुरुआत आज से ही करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके अलावा कोई हाल नहीं है। इतना जल्दी इनको रिहेबिलिटेशन जो है ना जल्दी नहीं हो सकेगा। ये काम 2 फेजेस में होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। पहले यही फेज जिसका जिक्र कर रहे हैं आप और अमानुल्लाह साहब के खैमा बस्तियां बनाई जाएंगी, लेकिन साथ ही फिर इनके परमानेंट घर जो है उनका तामीर शुरू करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा काम है ये। खैमों वाला काम तो 1-1.5 साल में हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन जो मेन काम है उसके तो 5 से 10 साल चाहिए। खैमों को तो अभी शुरू कर देना चाहिए। जो बस्तियां हैं ना सर, वो तो पानी पता नहीं खुश्क होने पे भी अपना टाइम लेगा। वो 1-1.5-2 साल लगेंगे बस्तियां वो घर बनने में। लेकिन खैमे बस्तियां अगर बसाना चाहें, बनाना चाहें, फ़ौज ही लग जाए और अवाम भी लग जाए और सारे मुखज्जर हजरात भी लग जाए ना, तो ये मेरा ख्याल है 4-5 महीनों में बस्तियां बन जाएंगी और वो सेफ़ एरियाज़ में बननी चाहिए। हमारे साथ हैं अब्दुल्ला साहब मैर आबी अमूर हैं। अब्दुल्ला साहब आप बताएं कि आगे क्या बारिशों का क्या इम्कानात हैं? देखें, सवाल ये नहीं हमारा होना चाहिए कि हम खैमा बस्तियाँ कितनी जल्दी लगा लेंगे, हम कितनी जल्दी जो दोबारा से आबाद करेंगे। सवाल ये होना चाहिए कि ये बार बार सैलाब आ रहे तो रोक क्यों नहीं पा रहे। इस बार तो चले हमें क्लाइमेट चेंज का बहाना मिल गया। 2010 में क्या हुआ था, 2014 में क्या हुआ था, 2019 में क्या हुआ था। लेकिन अब्दुल्ला साहब इतना बड़ा नहीं था। नहीं, इतना ही बड़ा था। आपको पता लाहौर के अंदर एवरेज में बारिश कितनी होती है? 18 मिलीमीटर, सॉरी 838 मिलीमीटर, और आपके यहाँ सिंध में हुई है 793 मिलीमीटर। आपका सिंध डूब गया, लाहौर नहीं डूबा। एक शहर में पूरे सिंध से ज्यादा बारिश हुई है, वो क्यों नहीं डूबा? क्योंकि आपके पास प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। आपकी 6 किस्में होती हैं। आपने शुरू से समझा होगा कि बस एक ही किस्म है जो डैम बना के रुक जाएगी। अब अगर आपके पास सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है, आपने सारा कचरा फेंका हुआ कराची की सड़कों के ऊपर, आपके अंदर गंद है, आपके सीवरेज बंद है, नालों के ऊपर आपने कब्जा कर लिया, आपने उधर
सोसाइटियाँ और सेक्टर बना लिए, आपने उधर अगर कंस्ट्रक्शन कर लिया गैर कानूनी, तो आपको पानी पे जब जाने की जगह नहीं देनी आपने, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उधर दरियाए सिंध पे एक डैम बना लेता हूँ, कालाबाग डैम, और उससे सैलाब रुक जाएगा? उससे सैलाब नहीं रुकेगा। बारिश तो बलोचिस्तान में हो रही है, आपने उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या किया? आप इसकी मिसाल लें, अगर यूरोप को देखें, नीदरलैंड्स को आप देखें, उनके पास कोई डैम नहीं है। देयर इज नो हाइड्रो पावर डैम इन द नीदरलैंड्स। वो सारा बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, 365 में से 155 दिन उधर बारिश होती है, वो उसको नहरों में इकट्ठा करते हैं, उसका हाइड्रोलिक प्रेशर तोड़ते हैं, उस सारे को अपने मुल्क में घुमाते हैं। रनिंग वाटर इटसेल्फ इज अ स्टोरेज, जो सीप हो के पूरे आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। फिर 3 तालाब हैं उनके जहाँ वो पानी इकट्ठा होता है, और वहां पे जाके उसको वो 3 महीने में उसको फिल्टर करके डायरेक्ट जमीन में फेंक देते हैं। जहां से हम बोर निकाल रहे होते हैं ना, वहां पे वो पानी डालते हैं। वहां पे 1 मीटर जो है ग्राउंड वाटर लेवल है, 1 मीटर, और जहाँ पे मैक्सिमम डाउन है वो 20 मीटर। अंदाजा करें, बलोचिस्तान में आपका जिस दर्रे से पानी आता है, वहां पे आप 10-12 चैनल्स निकाल दें, उसको पूरे एरिया में आप घुमाएं, वो आपका सारा हाइड्रोलॉजिकल प्रेशर उसका तोड़ देगा, और उसके बाद जो है आप उधर तालाब बनाएं और उनको स्टोर करके ग्राउंड में डालें। 3 महीने पहले जो है वाटर स्केर्सिटी का इशू था बहुत ज्यादा, यही हर जगह मैं सुन रहा था, वाटर स्केर्सिटी। ये पानी जो है, अगर हमने खुदाई की होती, अगर हमारे पास बना होता, ठीक है जी बारिशें बहुत ज्यादा हो गई हैं, जब बारिशें नहीं हो रही थी हमारे पास कोई निजाम है स्टोर करने का, मैं कहता हूँ हमने इससे 50% स्टोरेज पे बनाया होता, 50% को हम कह देते जी बारिशें ज्यादा हुई हैं। हमारे पास तो निजाम है ही, हम किस तरह कह सकते हैं कि बारिश ज्यादा हो रही है इस वजह से हम डूब गए? कम बारिश का कौन सा निजाम हमने छोड़ा? इस्लामाबाद के अंदर आपके पुराने सेक्टर्स में जितनी मर्जी बारिश हो जाए वो नहीं रुकते, क्योंकि आपने नाले बनाए हुए हैं, ओपन स्पेसेस दिए हैं, क्लीन स्पेसेस दिए हैं। लेकिन नए सेक्टर्स आपका E11 डूबा होता है, T12 आपका डूबा होता है, G15 आपका डूबा होता है, क्योंकि आपने पार्किंग छोड़ा, आपने सोसाइटियां बना ली। तो और ये ठीक है पहले से ज्यादा हुई होगी, लेकिन आप ये फैक्ट्स एंड फिगर भी देखें कि 1967 में जितनी बारिश हुई थी ना कराची में, उतनी बारिश अभी तक भी नहीं हुई, एंड दैट वाज मोर देन 800 समथिंग। और कराची में इतनी बारिश नहीं हुई कभी, और सिंध में भी आज भी इतनी बारिश नहीं हुई। तो ये जो कहते हैं ना 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया, तो 55 साल वैसे बनते। और टू बी एग्जैक्ट सॉरी, 719 मिलीमीटर नॉट स्केयर, और अभी हमारे पास है 693। तो 693 अब्दुल्ला साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये जो फैक्टर जो आपने बताए हैं ये भी हैं, ये तो बिल्कुल फैक्टर मौजूद है। आप रेस्क्यू 122 को बुला लें, आप उनको क्या कहेंगे कि आप बहुत अच्छे डिजास्टर मैनेजर हैं या डिजास्टर रिलीफर हैं? एनडीआर में जो एनडीआरए की तरह काम करिए, नेशनल डिजास्टर रिस्क अथॉरिटी बनी, रिलीफ अथॉरिटी बनी हुई है, वो मैनेजमेंट तो कर नहीं रही। अगर मैं अभी आपको वैसे फॉर एग्जांपल रोज टीवी की बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो जो आगे बंदा चाहेगा वो रिलीफ कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट तो ये है कि न्याजी साहब जो है उन्होंने बिल्डिंग इस तरह से माशाल्लाह बनाई हुई है कि इधर आग ना लगे, एग्जिट के जो रास्ते हैं वो खुले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है। वो होता है हीरो, वो तो नहीं होता कि जो आपको मौत के मुंह से बाहर ले आए। हीरो तो वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 70 साल हिस्ट्री के अंदर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है। स्पार्को सैटेलाइट डाटा शेयर नहीं करता हमारे साथ। हम साइंटिस्ट हैं, हम आपके लिए काम करने को तैयार है, आप डाटा देंगे तो करेंगे। मेरे दोस्त यूएस में बैठे हुए हैं जो मुझे नासा की सैटेलाइट का डाटा दे रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, और उससे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि क्या पानी कहाँ पे था, कब कितना है। अगर वो मैं तस्वीरें आपको कहते हैं तो मैं इसे शेयर कर दूंगा इस कॉल के बाद। आप देखिएगा कि दरियाए सिंध पे उतना पानी नहीं है जितना उसके साइड के इलाकों पे पानी गया हुआ बारिशों की वजह से। वहां पे हमें बांधने थे। अब सवाद के अंदर वो बंदा जो है हनीमून होटल उसका पहले था, वो तबाह हुआ, उसने दोबारा न्यू हनीमून होटल के नाम से वहीं जगह पे जाके बनाया। जबकि केपीके के लॉज कहते हैं 200 फुट तक आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी रिवर बेड के अंदर। ये रिवर की जगह आप रास्ते में जाके बैठ जाएं, आप जाके कहें वो ये तो पानी आ गया, पानी तो आएगा, वो तो रिवर बेड है, आप उधर क्यों बैठे हो? सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट करें, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएं, मैपिंग करें। यूरोप के अंदर 200 साल के रिटर्न पीरियड के साथ देख लेते हैं कि यार अगले 200 साल में कितने सैलाब आने, उस हिसाब से हम आबादियां बनाएं तो और अपनी सारी चीजें बना के रखें। हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं मॉडलिंग क्या होती है। हम आज भी जो है वो पेशेंट को कैसे कर रहे हैं, एक बंदा जाएगा वो बिराज पे खड़ा हो जाएगा, वो देखेगा अच्छा इतना फुट पानी है, 5000 क्यूसेक जी रेला गुजरेगा, अच्छा जी 6000 क्यूसेक गुजरेगा। ये काम तो कोई गूंगा बहरा भी कर सकता है, वो भी जाके देखे तो इशारों से कौन को जाके समझा सकता है सैलाब आ रहा है। कर गए नहीं है। फेडरल फ्लड कमीशन, फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, एनडीएमए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्लानिंग, भाई 7 मिनिस्ट्रियां आपकी। उसके बाद इरसा 8वां। आप सारे मिलके 75 सालों में ये नहीं बना सके कि पानी कहाँ आना है कहाँ नहीं आना, हमारी क्या पॉलिसी है। 6 किस्में होती हैं फ्लड की। अर्बन फ्लडिंग है, उस पर लहदा से काम हो, प्लूवियल फ्लडिंग है, उस पर लहदा हो, रिवराइन की है, उस पर लहदा से हो,
फ्लैश फ्लडिंग है उस पर काम अलहदा से हो। पाकिस्तान के अंदर मोर देन 7,000 इलेक्शन हैं, तो दुनिया में कहीं नहीं है। क्लाइमेट चेंज नॉर्थ पे हमें हिट कर रहा है, नो डाउट, उसको हमने सीरियस ना लिया तो हम सबसे पहले वाइप आउट हम नहीं हो। हमें इस चीज में फख्र है जी, हमने सियाचिन में तो बिठा दिए ये मेरा ख्याल है कि हमने बैठ के काम नहीं किया। आपको अच्छा लगे ना क्यों लगे, जना साहब? स्टेक होल्डर वहीं से आता है। अब्दुल्ला साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब वैसे हमारी वीक सिर्फ अच्छी बातें नहीं कर रहे बल्कि बहुत उम्दा बातें कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि देखें पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है, लेकिन की कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पे मुसीबत आती है तो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको। आपका निज़ाम ऐसा है कि आप अहल लोगों को और जो लोग अपना काम जानते हैं उनको आप सही जगह पर वो ला ही नहीं सकते, आप लाने से कासिर है। मतलब ये बिल्कुल ये ठीक बात कर रहे हैं कि ये जितने महकमों का इन्होंने नाम दिया है, अगर वहाँ पर अहल लोग होते और ये इतने महकमे ना होते बल्कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बनाई जाती। मेरे ध्यान में एक चीज़ आती है कि देखें न्याजी साहब, जब तक आप लोकल बॉडीज़ का इंतज़ाम मजबूत नहीं करेंगे और वहाँ पर लोग अपने मसाइल के, और ऐसे नौजवान मौजूद नहीं होंगे अब्दुल्ला साहब जैसे, जो खुद ही कहेंगे भी इधर ये सुराख बनाओ, इधर ये नाली बनाओ, ये करो, अपने उनके पास टैक्स कलेक्शन का निज़ाम होना चाहिए। ये हुकूमत कोई कंप्लीट हो ही नहीं सकती जब तक कि आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और तहसील मैनेजमेंट इफेक्टिव ना हो और ऐसे नौजवानों को आप आगे ना लेकर आए। हम जैसे बूढ़ों को आप बिठा देंगे, इधर बिठा देंगे, उधर बिठा देंगे, इनको आगे नहीं आने देंगे। ये लोग जो नॉलेज लेकर आए हैं, जो ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जनरल साहब प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पे मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं ये करेंगे, गवर्नमेंट भी सोचती है, उसके बाद जब थोड़ा सा रिलीफ मिलता है हम सब चीज़ भूल जाते हैं। ये जो प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं ना, वो जितने तक न लिए जाएं, जिस तरह अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, लंदन बरतानिया की बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बजा बात कर रहे हैं कि ये इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। और थर्ड वर्ल्ड का बड़ा फायदा ये है कि दुनिया तरक्की कर चुकी है, उनसे देखें और कॉपी कर लें। कॉपी पेस्ट के तो हम 2 नंबर चीज तो हमने बनाई हुई है ना, हर चीज हम छाप लेते हैं। इवन बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी, हम असाइनमेंट्स बना लेते होते थे, देख के मैं भी बनाता था। लेकिन काम की चीज क्यों नहीं बनाते? उनको देख के बना लें, क्या जाता है आपका। आज मैं यूरोपियन यूनियन ने मुझे एक जगह बुलाया हुआ था स्पीच के लिए, फ्लड्स के ऊपर ही। मैं उनसे जब बात कर रहा था, मैं जर्मन डेलीगेशन भी थे, स्पेनिश भी थे, इटालियन भी थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप हमें फ्लड रिस्क, अभी आप फ्लड रिलीफ ना दें हमें, आप हमें फ्लड रिसर्च रिलीफ दें। आपने जो हमें रिलीफ की ग्रांट देनी है, आप हमें रिसर्च की ग्रांट दें। अभी इतना पैसा जो इकट्ठा हुआ है, इसमें से मैं कहता हूँ 10% भी आपने जो इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूरोस इकट्ठे कर लिए, डॉलर्स इकट्ठे कर लिए, उसका 10% भी अगर आप रिसर्च पे लगा दें, हाँ भाई ये हमारे रिसर्चर्स हैं, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ये हमारे इंजीनियर्स हैं, हम करेंगे फोकस्ड होके। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहें, जर्मनी से कहें, नीदरलैंड से कहें, यूएस से कहें, आप नासा से कहें, आप आगे पीछे लोगों से कहें भाईजान बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा करें इस बार आप हमें कोलैबोरेशन करते हैं, ये हमारे मसले हैं, इनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, आधी टीम आपकी, आधी टीम हमारी। अमानुल्लाह साहब सुन रहे हो ना? जी बिल्कुल सुन लिया सर। मेरे इसमें गुजारिश है, कहीं पर आग लगी हो तो पहले उसको पानी डालना चाहिए, उसके वजूहात को तलाश नहीं करना चाहिए। तो जब तक आप इनको रेस्क्यू और रिलीफ नहीं देंगे, रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, मैं नहीं कहता डैम नहीं बनाना चाहिए, मगर डैम के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए कि सैलाब आए, उसके पैसे आ जाए, उसमें से हम कटौती करें। ये इशू नहीं है, इशू इंसानी लोगों के जिंदगी के सर्वाइवल का है। इस वक्त मेरे नजदीक आपके 1 से 2 करोड़ लोग जो है मुतासर हैं, 50 से 60 लाख लोग जो है अब रोडों पर हैं। आप पहले उनको रेस्क्यू करें। रेस्क्यू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पानी से निकाल के रोड पर डाल दिया। रोड पर भी चारों तरफ पानी है, मच्छर है, मक्खियां हैं, बीमारियां हैं, औरतें हैं, बाथरूम है, सफाई है, हाइजीनिक इश्यूज है। ये तमाम इंसान और जानवर इकट्ठे पड़े हुए हैं, हमें क्यों नजर नहीं आ रहे? खुदा के लिए उनको एक दिन रखना भी इंसान की तजमील है। तो इंसानियत की तजमील को खत्म करें, उनको फौरन उठाएं। ना 1 साल लगना चाहिए, ना 2 साल लगना, इनको एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। वहां पर हर सूबाई हुकूमत, हर जिले हुकूमत को ऑर्डर दिया जाए, वहां से उनको उठाएं। उठाने के बाद साफ जगह पर ले जाए, उनके खैमा बनाते हैं, स्कूलों में ले जाते हैं, आपके क्वारंटाइन जो बने हुए उनकी जगहों पर ले जाते हैं, इलाज दें, उनको पानी दें, खाना दें, खुश्क रोटी दें, कम से कम जिंदगी के जो खतरात हैं उससे उनको बचाएं। तो आप पहला ये काम करें, ये हम खुद भी कर सकते हैं अपने वसाइल पर भी, आप लोगों के मुखर हजरात भी कर सकते हैं।
सिर्फ मैनेजमेंट की बात है। लोगों को फौरी तौर पर अभी रोडों से उठाना चाहिए। नहीं, अगर आपने सरेदास तो यही काम है ना, आप। सरेदास जो आप कह रहे हैं ना वो तो यही है ना, लेकिन अब्दुल्ला साहब जो वो मशवरा दे रहे हैं, अब्दुल्ला साहब बात से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, हाँ। मैं कहता हूँ आप भी इस वक्त जो तवज्जो देनी चाहिए इस पर, इसके बाद जो भी गवर्नमेंट के जिम्मेदार, ये बात दुरुस्त है, इस पर कौन इख्तिलाफ कर सकता है। डैम बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा हमारा वक्त ज़ाया हुआ है इस पर, अभी तजर्बा हमें हुआ है। डैम न होने से सारे नुकसान हुए हैं। बलूचिस्तान में तो खैर डैम होने से नुकसान हुआ है, क्योंकि जो डैम बने हैं उन्होंने लोगों को डबोया है। 300 डैम बनाए, वो इस तरह का नाकिस मटेरियल था, उससे लोग डूबे हैं। तो अब डैम बनाए तो सीरियसली बनाए, करप्शन न करें, सही डैम बनाए, कुछ एक हो उसके अंदर। ये तो नहीं कर आप टीले बना दे और टीले आपके ऊपर आके गिर जाए। जी अब्दुल्ला साहब जी, आपको मैंने बताया कि आप उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करें। आप एक काम करें, आप तीनों सुन रहे हैं, आपने जाना है अमेरिकन रिवर की वेबसाइट पे, आई रिपीट अमेरिकन रिवर, उधर सबसे बड़ा लिखा हुआ सिंस 1912 यूएस हैज डिसमेंटल्ड 1097 डैम्स and in just between 1995 to 2005 900 dams because this is an outdated technology. Dams have failed to stop floods. मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान के जो डैम है, जब ये कैद साली का टाइम होता है, ये खुश साली का सॉरी, उस टाइम सिंध वाले रो रहे होते हैं जी हमें पानी नहीं है मिल रहा। 3 महीने पहले तक कोई पानी नहीं था, डैम देता पानी, तब देता नहीं है। अब जब सैलाब आया, रोकने की बजाय हम स्पिलवे खोल देते हैं, भाई हमने इसको बचाना है। 21 डैम इस टाइम रिकॉर्ड पे बलोचिस्तान में टूट गए हैं, छोटे बड़े। आपके मोहम्मद डैम आपका जो है वो भी टूट चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पानी को इकट्ठा करके ग्राउंड में डाल दें। मैं डैम के खिलाफ नहीं हूँ, बना लें, लेकिन उसको कभी भी रन ऑफ के ऊपर आप नहीं बनाते, आप उसको साइड पे बनाते हैं, आप एक्स्ट्रा पानी पे बनाते हैं, क्योंकि जब पानी आ रहा होता है उसके साथ सैंड होती है, सिल्टिंग होती है, वो डैम के नीचे बैठना शुरू हो जाती है। 100 फुट का डैम, उसके अंदर 40 फुट तक अगर सैंड और सिल्टिंग बैठ गया तो उसकी कैपेसिटी 60 फुट रहेगी, लेकिन जो उसका हाइड्रोलिक जंप बन गया वो 100 फुट का है, तो पानी आएगा 100 फुट से। आप उसको और खाएंगे, आप उसे 200 फुट कर दें, अब उस पर 100 फुट तक से सिल्टिंग हो गई है, कैपेसिटी फिर उसकी 100 है, लेकिन जंप मारेगा वो 200 फुट से। तो आपके पास अगर सस्ते में एक चीज है, आप अगर उसको अच्छे से कर सकते हैं, हर शहर के अंदर अगर आप ग्राउंड वाटर स्टोरेज बना लें। मुझे बताएं, लाहौर का ग्राउंड वाटर लेवल 400 फुट पे है, दरिया सिंध पे डैम बनाने से मेरा ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो यूज ही नहीं करता। नहीं अब्दुल्ला साहब, इस बात से हम एग्री हैं। अमानुल्लाह साहब का कहने का मकसद ये है कि आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री हैं कि एक हम रिसर्च सेल बनाना चाहिए, और जिस तरह आप बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन साथ ही फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हो कि लोगों को शिफ्ट करें, वो बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको उनके खैमे बनाएं खुश्क जगहों पे, सारे सियासी लीडरों को, अफवाज पाकिस्तान को, सबको इकट्ठा होके पहले उनको सेव करें, उनकी ज़िंदगियां सेव करें, फिर साथ रिसर्च सेल भी बना दें। भूलें इस बात को नहीं कि अगले साल फिर फ्लड नहीं आएगा, फिर ये भूल न जाएं कमेटियां बना के, जिस तरह हमारे यहाँ रवाज है, कमेटी बना दी भूल गए। 20वीं सदी के मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें पता नहीं कितने कितने, उससे पहले कितने हैं। तो इस दफा हम तैयार कर रहे हैं कि प्लीज ये आखिरी दफा, जानवर मरते हैं, ठीक है, आपको डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे जाने का खतरा है, ये जो हमारे पास गोश्त की कमी होने वाली है, दूध की कमी होने वाली है, अंडों की कमी होने वाली है, सब्जियां तो आप छोड़ ही दें, ये जो मेल न्यूट्रिशन होगी इस वजह से, इसका कौन जिम्मेदार होगा? अभी जो बीमारियां फूट जाएंगी, फिर वो बीमारियां एक से दूसरे को लगेंगी, तीसरे को लगेंगी, चौथे को लगेंगी। पहले कोरोना से जान नहीं छूट रही, सांप आ गए हैं, बिच्छू आ गए हैं, बार बार उन लोगों ने ऐसे ही मरना है। मेरे ख्याल से अब हमें शर्म कर लेनी चाहिए, बैसियत कौम भी, बैसियत हुकूमत भी, बैसियत रियासत भी, कि दुनिया हंसती है। फेसबुक पे मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ मुझे शर्म आती है कि लोग पाकिस्तान के बारे में क्या लिखते हैं, कि यार ये इनको हम दाद देते रहे और ये हमेशा ही डूब जाते हैं, हमेशा ही डूब जाते हैं। आपके पास 20 मेगा डैम, 20 जो है ना मेगा फ्लड्स आ चुके हैं, जिनकी जो है ना 300 mm से ऊपर की एवरेज है। 300 mm से ऊपर हो तो हैजर्ड डिक्लेयर हो जाता है। 75 साल में जिस मुल्क के 20 आ गए हैं, आप उसको डिवाइड कर लें, हर 2.5 साल के बाद आपका एक फ्लड आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक प्लानिंग ही नहीं की। लोग कहते हैं जी पेशी इतला नहीं थी इंडिया ने, इंडिया आपको इतला दे दे, आपने क्या कर लेना? नीचे आपने कुछ बनाया हुआ? आपके पास कोई स्टोरेज है? आपके पास कोई नहर है? आपके पास कोई डैम है? आपके पास कोई टोरेंट्स में जगह है? आपके पास है क्या? मैं ये पहले हमारे सियासतदान कहते हैं ना कि कोई मुदाखलत ना करे, ये ना हो, वो ना हो, मेरी हुकूमत हो, मैं ये करूंगा वो। अल्लाह ने सारों को मौका दे दिया इस्लाम में, सबको। पंजाब में केपीके में एक पार्टी की हुकूमत है, सिंध में एक और पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में एक और पार्टी की हुकूमत है, और वफाक में पूरे पाकिस्तान में एक पार्टी की हुकूमत है, और एनडीए में एक अदारे के पास। ये कुछ दिनों से इस मुल्क पे हुकूमत करने के लिए लड़ रहे थे कि हम तब्दीली लाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अल्लाह ने इन सारों को कहा मैंने तुम्हारे
जहाँ जहाँ पे जूरी रिस्ट्रिक्शन आती है ना, तुम्हारे जहाँ जहाँ पे दायरा कार आता है, हर जगह मैंने तलाक दे दिया, जाओ अब जिसने रिलीफ देना दो। और मजे की बात है, कोई भी रिलीफ नहीं दे रहा, कोई भी रिलीफ नहीं दे रहा, कोई भी बातें नहीं कर रहा, सबको सिर्फ वोट चाहिए। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला हदायत करे, सब लोगों को ठीक होना होगा। इसीलिए हम कहते हैं जबर का मौसम कब ख़त्म होगा? तब ख़त्म होगा जब हम सब बदलेंगे। तो देखें, अल्लाह ताला हम सब लोगों को बदलने की तौफीक दे और सब लोगों को हिम्मत दे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है।